सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का यानी केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स के हमारे 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 12 रहेगा। देखो, अपन ये कह सकते हैं कि ये जो आज का पार्ट है ये हमारा इस केमिकल काइनेटिक्स का अंतिम पार्ट रहेगा। यानी अपन कहेंगे कि आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था आर्यनीय सिद्धांत एवं सक्रियण ऊर्जा की गणना। यानी पिछले वीडियो में हमने आर्यनीय सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं देखी थी, आर्यनीय समीकरण प्राप्त की थी और आर्यनीय समीकरण के द्वारा हमने सक्रियण ऊर्जा की गणना की थी। दो विधियां हमने देखी थी, एक आरेखीय विधि और दूसरी अपन कह सकते हैं कि अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना करके भी हम सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। आज इस पार्ट नंबर 12 में हम अध्ययन करेंगे दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था। यानी अपन कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। देखो, पिछले वीडियो में हमने सक्रियत संकुल का अध्ययन किया था, तो वह सक्रियत संकुल ही संक्रमण अवस्था कहलाती है। अभी हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। पहले हम बात करते हैं दहली ऊर्जा की। देखो, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? देखो, हम सिंपल वर्डों में कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा ही दहली ऊर्जा कहलाती है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि अगर किसी अभिकारक अणु के पास दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है तो वह अभिकारक का अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, और यदि दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो वह अभिकारक का अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो यानी ये जो दहली ऊर्जा है ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली ऊर्जा कहलाती है। देखो क्या कहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। यानी इतनी न्यूनतम ऊर्जा तो अभिकारक के पास होनी ही चाहिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। इस दहली ऊर्जा में दो ऊर्जाओं का योग होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की ऊर्जा, जिसे हम अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा कहते हैं, और सक्रियण ऊर्जा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा व अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। हम क्या कहेंगे? दहली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, दहली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा एवं अभिकारक अणुओं
अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के योग के तुल्य होती है, देखो बात सीधी सी है, ये देली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा व अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं देली ऊर्जा इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। क्या बताया हमने कि देली ऊर्जा इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। अब बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा की, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा देखो क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। देखो हम क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त, बस इस वर्ड को आप ध्यान में रखोगे, आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। देखो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी अभिकारक के अणुओं के पास जो औसत ऊर्जा होती है उसके अलावा न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। तो उस ऊर्जा को, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा। और ये सक्रियण ऊर्जा देली ऊर्जा व अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के अंतर के तुल्य होती है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा देली ऊर्जा एवं अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के अंतर के तुल्य होती है। अंतर के तुल्य होती है। क्या कहा हमने, सक्रियण ऊर्जा देली ऊर्जा एवं अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के अंतर के तुल्य होती है। यानी हम लिख सकते हैं यहां पे सक्रियण ऊर्जा इक्वल टू देली ऊर्जा, अंतर की बात कर रहे हैं तो माइनस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा
अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा बोल दो या ऊर्जा बोल दो, एक ही बात है, औसत ऊर्जा। तो ये हमने सक्रियण ऊर्जा का सूत्र लिख दिया। क्या कहा हमने? हमने कहा कि सक्रियण ऊर्जा इक्वल टू देली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। देखो सक्रियण ऊर्जा को हम लिखते हैं ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी। देहली ऊर्जा को हम लिख सकते हैं ई देहली। क्या लिख सकते हैं? ई देहली माइनस ई अभिकारक, ई अभिकारक। तो हम इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो ई ए यानी सक्रियण ऊर्जा, ई देहली का मतलब देहली ऊर्जा, और ई अभिकारक का मतलब अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। तो ये हमने देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कर दिया। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देहली ऊर्जा के बारे में हमने क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। फिर हमने क्या कहा कि देहली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा एवं अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। यानी हम कह सकते हैं देहली ऊर्जा इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। फिर हमने सक्रियण ऊर्जा के बारे में क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यह सक्रियण ऊर्जा देहली ऊर्जा एवं अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के अंतर के तुल्य होती है। फिर हमने क्या लिखा? सक्रियण ऊर्जा इक्वल टू देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, यानी ई ए इक्वल टू ई देहली माइनस ई अभिकारक। अब देखो, यानी हम इस सक्रियण ऊर्जा के बारे में क्या कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है जो ताप पर निर्भर करता है। समझ गए? ताप पर निर्भर कैसे करेगा? हम ताप बढ़ाएंगे तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ज़्यादा प्रभावी टक्करों का अंश बढ़ेगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए निश्चित होती है जो ताप पर निर्भर करती है, और प्रभावी टक्करों का जो अंश है, यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रभावी संगठनों का अंश भी इस सक्रियण ऊर्जा के द्वारा ही निर्धारित होता है। अभी हम आगे आरेख से देखेंगे। और अपन क्या कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो हम क्या कहेंगे कि प्रभावी संगठनों की संख्या बढ़ेगी, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रभावी संगठनों का अंश बढ़ेगा जिसके द्वारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा कम है तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, और अगर सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया का जो वेग है उसमें संबंध क्या होता है? यानी अपन ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, इनको मैं हटा रहा हूं। अब हम अभिक्रिया वेग और सक्रियण ऊर्जा में संबंध की बात करते हैं कि संबंध क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग व्युत्क्रमानुपाती सक्रियण ऊर्जा। ये लो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहा कि अभिक्रिया वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग व्युत्क्रमानुपाती सक्रियण ऊर्जा, बात सीधी सी है। सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब देखो, अब हम संक्रमण अवस्था को देखते हैं कि संक्रमण अवस्था किस प्रकार से प्राप्त होती है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सामान्य अभिक्रिया का एग्जाम्पल है AB प्लस C। AB प्लस C, ये अभिकारक के अणु हैं। ये है यहाँ पे संक्रमण अवस्था। क्या है? संक्रमण अवस्था, जो अस्थायी अवस्था होती है। अस्थायी अवस्था, और इसी को हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में? सक्रियत संकुल। सक्रियत संकुल, और यह टूटकर क्या बनाएगा? उत्पाद। क्या बनाएगा? उत्पाद। ये लो A प्लस BC, ये तो है उत्पाद। ये है संक्रमण अवस्था, जो अस्थायी अवस्था होती है, उच्च ऊर्जा युक्त अवस्था होती है, जिसको हमने सक्रियत संकुल भी कहा था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये है अभिकारक, और अभिकारक और संक्रमण अवस्था के मध्य साम्य स्थापित होता है। अब हम इसको आरेख के द्वारा दर्शाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस एग्जाम्पल को, यानी हम इसी एग्जाम्पल को आरेख के द्वारा समझाएंगे और उसमें देखेंगे कि संक्रमण अवस्था किस प्रकार से बनती है। तो इसको मैं हटा रहा हूं अब। इधर तो है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इधर है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति। ये लो अभिक्रिया की प्रगति। यहाँ पर तो है अभिकारक AB प्लस C,
और यहाँ पे है उत्पाद A+BC। ये है डेल H। क्या है? डेल H। ये है EA। क्या है? EA। और ये है ET। ET गई तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये इतनी क्या है? ER। ER। यहाँ पे क्या है? संक्रमण अवस्था, जो एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी अवस्था होती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था है ये। अब देखो, ये तो हैं अभिकारक के अणु और ये हैं उत्पाद के अणु। यहाँ पर अब देखो, पहले बात करते हैं ER की। ER क्या है? अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। क्या कहेंगे? अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा ER, रिएक्टेंट एनर्जी। फिर बात करते हैं ET की। ET क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी अपन कह सकते हैं देहली ऊर्जा। फिर बात करते हैं EA की। EA क्या है? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। फिर बात करते हैं डेल H की। डेल H क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन, या इसको हम कह सकते हैं अभिक्रिया एंथैल्पी। एक ही बात है, अभिक्रिया एंथैल्पी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसमें कि संक्रमण अवस्था किस प्रकार से बनती है। देखो, यानी इतनी ऊर्जा तो अभिकारक अणुओं के पास है, ठीक है। और अगर इतनी ऊर्जा इनको और मिल जाए तो ये अभिकारक के अणु उत्पाद में चेंज हो जाएंगे, संक्रमण अवस्था प्राप्त करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या कहा कि वह आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये है देहली ऊर्जा। क्या कहा हमने? यानी इतनी ऊर्जा चाहिए, और इस ऊर्जा में अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा भी है और सक्रियण ऊर्जा भी है। इसलिए तो हमने कहा था कि देहली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा व अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। तो हमने क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, अब हम इस आरेख से क्या कह सकते हैं? हम इस आरेख से ये कह सकते हैं कि अभिकारक के अणु सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं। क्या बताया मैंने? अभिकारक के अणु सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। और संक्रमण अवस्था प्राप्त कर अभिकारक के अणु उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो, अगर सक्रियण ऊर्जा कम है, समझना बात को, सक्रियण ऊर्जा का मान कम है, इसका मतलब जो प्रभावी टक्करों का अंश क्या होगा? वो अधिक होगा। और हमें पता है यदि
टक्करों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा इस सक्रियण ऊर्जा से कम है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो अप्रभावी टक्करें होती हैं उनसे उत्पन्न ऊर्जा सदैव सक्रियण ऊर्जा से कम होती है। अब उत्पन्न ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम है, इसका मतलब अभिकारक के अणु संक्रमण अवस्था प्राप्त नहीं करेंगे, और संक्रमण अवस्था प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब उत्पाद नहीं बनता है। ओवरऑल अपन यही कह सकते हैं कि अप्रभावी टक्करों से या अप्रभावी संगठनों से उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, अप्रभावी संगठनों से उत्पन्न ऊर्जा सदैव सक्रियण ऊर्जा से कम होती है, जिसके कारण अभिकारक के अणु संक्रमण अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अप्रभावी संगठनों से उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये हमने इस आरेख से संक्रमण अवस्था देख ली, सक्रियण ऊर्जा का अध्ययन कर लिया, देहली ऊर्जा का अध्ययन कर लिया। ER क्या थी? अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, ये रही। ET क्या थी? देहली ऊर्जा, ये रही। EA क्या थी? सक्रियण ऊर्जा, ये रही, एक्टिवेशन एनर्जी। और ΔS क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन कह दो या अभिक्रिया एंथैल्पी कह दो। तो ये हमने देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था का डिटेल से अध्ययन कर लिया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है संक्रमण अवस्था किसे कहते हैं, देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए या सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब देखो, अब हम उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए हम देहली ऊर्जा व सक्रियण ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और हम ऊर्जा आरेख की सहायता से दोनों का अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ तो हम लेंगे उष्मा शोषीय अभिक्रिया और एक तरफ लेंगे हम उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखो यहाँ तो ले रहा हूँ मैं उष्मा शोषीय अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इधर ले रहा हूं मैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या कहेंगे? जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहा हमने? वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हीं में हम क्या बोलेंगे?
इनमें हम कहेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या कहा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी में हमने क्या कहा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है। क्या कहेंगे, इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है, अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है, अधिक होती है। कोई दिक्कत नहीं है। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है। ऊष्माक्षेपी की बात करें तो इसमें तो ऊष्मा का क्या हो रहा है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है। यानी हम कहेंगे इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है, कम होती है। देखो ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। इसका मतलब इनके लिए डेल एस का मान क्या रहेगा, इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच क्या कहेंगे, इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच धनात्मक होता है। डेल एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल एच धनात्मक होता है। और देखो इनमें क्या हो रहा है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन। तो क्या कहेंगे, इन अभिक्रियाओं के लिए इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच ऋणात्मक होता है, डेल एच ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहा हमने, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा
अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है, अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच धनात्मक होता है। ऊष्माक्षेपी में हमने क्या कहा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है और इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच ऋणात्मक होता है। अब हम आरेख के द्वारा इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और एंथैल्पी परिवर्तन देखते हैं। तो अब बना रहा हूं मैं आरेख। देखो यहां पर तो है अभिकारक, क्या है अभिकारक, यहां पर है उत्पाद, इधर है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इधर है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति, ये तो है अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये है उत्पाद की ऊर्जा। इनके लिए डेल एच क्या रहेगा, डेल एच धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है सक्रियण ऊर्जा और ये है देहली ऊर्जा, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे, ये तो है सक्रियण ऊर्जा और ये है देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये अभिकारक, ये उत्पाद, और यहाँ पे क्या रहेगी संक्रमण अवस्था, जो एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी अवस्था होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आरेख हमने बना लिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। आरेख से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक है। डेल एच क्या है, धनात्मक, यही कहा हमने कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है और इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच क्या होता है, धनात्मक। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। इधर तो वही स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इधर अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति, ये तो है अभिकारक, अभिकारक, ये है उत्पाद, ये तो है अभिकारकों की औसत ऊर्जा और ये है उत्पादों की ऊर्जा। ये रहा डेल एच और इनके लिए डेल एच क्या होता है, ऋणात्मक। ये तो है सक्रियण ऊर्जा और ये है देहली ऊर्जा। मैं लिख दूं यहाँ पे, ये तो है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और ये है देहली ऊर्जा। ये अभिकारक, ये उत्पाद, यहाँ पे क्या है संक्रमण अवस्था, जो एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी अवस्था होती है,
संक्रमण अवस्था। तो ये आरेख हमने बना दिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए। आरेख को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से क्या है, कम है, यानी उत्पाद नीचे है। और इनके लिए डेल एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक। यही कहा हमने कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये हमने ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख के द्वारा देली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अब देखो हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो चुका है। हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक इस केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर का डिटेल से अध्ययन किया है। कहीं पर भी हमने कोई त्रुटि नहीं छोड़ी है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। जितने भी वीडियो हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 12 वीडियो हैं इस केमिकल काइनेटिक्स के। तो मैं एक बार आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन 12 वीडियो का आप दोबारा से अध्ययन कीजिए। अपने जो नोट्स हैं उनको आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट में हम इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको 12 वीडियो अच्छे से समझ में आने चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ये 1 से लेके 12 वीडियो अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम, यानी अपन कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 13 में हम इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सब न्यूमेरिकलों को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जिसने भी कंप्लीट वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार 12 वीडियो दोबारा से अच्छे से देख लें, ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, धन्यवाद।